गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के अध्याय 10 लाइट में गोलीय दर्पणों से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर वह मिरर होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोलीय होता है। यह दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, नंबर दूसरा कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अब क्वेश्चन आता है कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मिरर के नाम में ही केव शब्द आता है। केव का अर्थ गुफा होता है या कैविटी होता है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह धंसा हुआ होता है कॉनकेव मिरर कहलाता है। अवतल दर्पण, इसका पृष्ठ धंसा हुआ होता है और परावर्तक पृष्ठ, और उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर वह मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होते हैं। जैसे यह एक गोला है, यह कांच का गोला है, इसका केंद्र सी है। यदि हम इस गोले को दो जगह से काट दें या इसके दो भाग निकाल कर अलग कर दें, तब हमें दो प्रकार के मिरर प्राप्त होते हैं। नंबर 1 वह मिरर जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर रहे या धंसा हुआ रहे। यह दर्पण अवतल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर है। अवतल दर्पण या यह अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर है। स्टूडेंट्स, और दूसरा दर्पण वह दर्पण होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है। ऐसे दर्पणों में अंदर की सतह पर पॉलिश होती है। उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने गोलीय दर्पण के प्रकारों का अध्ययन कर लिया है। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। यह परिभाषाएं दोनों प्रकार के दर्पणों में साथ साथ चलती हैं। पहली परिभाषा है इसकी ध्रुव या पोल। क्वेश्चन आता है ध्रुव या पोल किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ध्रुव या पोल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होता है। किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यह अवतल दर्पण में ध्रुव था, यह उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर में ध्रुव है। इसे पी के द्वारा व्यक्त करते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे पी से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम दूसरी परिभाषा जैसे कि वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा काफ़ी सरल है। कोई भी दर्पण या मिरर जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे यह गोले का केंद्र सी है तो यह वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र भी है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इसी प्रकार यह पुनः सेंटर ऑफ कर्वेचर यह उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स, अवतल, कॉनकेव। दर्पण या मिरर जिस गोले का भाग होता है
दर्पण या मिरर जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण या मिरर जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। इसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित तीसरी परिभाषा है जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर। यह रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर यह दूरी होती है जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में पाई जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यह अवतल दर्पण है। इस दर्पण का मध्य बिंदु P है, यह C है। तो किसी दर्पण में P और C अर्थात वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी से हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी दर्पण में P और C के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। वक्रता त्रिज्या के SI मात्रक मीटर होता है, लेकिन हम इसे सामान्यतः सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने गोलीय दर्पणों से संबंधित 3 परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम चौथी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो चौथी परिभाषा है वह अभिलंब या नॉर्मल की है। अभिलंब या नॉर्मल किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, अभिलंब या नॉर्मल जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अभिलंब या नॉर्मल यह कोई भी एक परावर्तक तल है। इसका वक्रता केंद्र यह C है। तो परावर्तक तल के किसी भी बिंदु, माना यह पहला बिंदु है, यह दूसरा, यह तीसरा और यह चौथा, तब परावर्तक तल पर स्थित किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। परावर्तक तल के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जिसे हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र व परावर्तक तल के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। वक्रता केंद्र व परावर्तक तल को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल सरल है। यह कोई भी रेखा हो सकती है। यह CA, CB, CD और CE ये सभी अभिलंब हैं। CA, CB, CD और CE ये सभी अभिलंब हैं। यह इसके एग्जाम्पल हैं, CA, CB और CD व CE। इसके बाद हम इसकी 5वीं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित 5वीं परिभाषा, जो कि मुख्य अक्ष की है। मुख्य अक्ष के लिए प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल
एक्सिस। स्टूडेंट्स, ये सारी परिभाषाएं सरल हैं, लाइट आसानी से समझ में आती है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तब लाइट या प्रकाश आसानी से समझ में आता है। प्रिंसिपल एक्सिस, यह है अवतल दर्पण। इसी प्रकार से हम एक उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं। यह उत्तल दर्पण है। यह इसका मध्य बिंदु P, जिसे कि ध्रुव कहते हैं, यह P है। तब यह C वक्रता केंद्र है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी यह वक्रता केंद्र है। तब दर्पण के ध्रुव P और C से होकर जाने वाली रेखा, P व C से होकर जाने वाली रेखा या P और C को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। स्टूडेंट्स, अभी आपने अभिलंब का अध्ययन किया है। C वक्रता केंद्र है। जब वक्रता केंद्र और परावर्तक तल पर स्थित हम किसी भी बिंदु को मिला देते हैं तब यह अभिलंब कहलाता है। किंतु जब हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हैं तब यह अभिलंब मुख्य अक्ष कहलाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुख्य अक्ष भी वास्तव में एक प्रकार का अभिलंब ही होती है, जो कि C और P को मिलाती है। P परावर्तक तल का मध्य बिंदु या ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाती है। हमें जिस बिंदु का या जिस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है उसे हम दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर रखते हैं, तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद हम दर्पण से संबंधित छठवीं परिभाषा, जिसे कि द्वारक या एपरेचर कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। द्वारक या अपर्चर। द्वारक या एपरेचर किसी दर्पण की आकृति को व्यक्त करता है। यदि दर्पण बड़ा होता है तब दर्पण का द्वारक या एपरेचर अधिक होता है, और जब दर्पण छोटा होता है तब इसका द्वारक या एपरेचर छोटा होता है। अर्थात किसी भी परावर्तक तल के व्यास को उसका एपरेचर कहते हैं। यह एक दर्पण है और यह डिस्टेंस है x y, जो कि व्यास है, यह द्वारक है। यह अवतल दर्पण था या कॉन्वेक्स मिरर था। इसी प्रकार यह उत्तल दर्पण है। तब इसका जो व्यास रहेगा, जिसे कि हमने x डैश और y डैश के रूप में लिखा है, यह व्यास या डायामीटर है। तो परावर्तक तल का व्यास या डायामीटर एपरेचर कहलाता है। यह जितना अधिक होता है दर्पण की आकृति उतनी ही अधिक होती है। परावर्तक तल का व्यास या डायामीटर एपरेचर कहलाता है। यह एपरेचर जितना ज़्यादा होता है, अपवर्ड एरो मतलब व्यास ज़्यादा, तब द्वारक भी ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने दर्पण से संबंधित 6 परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है। अब हम 7वीं परिभाषा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फोकस, और एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है, इसका अध्ययन करेंगे कि फोकस किसे कहते हैं, हम फोकस को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, हम फोकस को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आप यह समझ लें कि फोकस क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। फोकस यह सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मुख्य फोकस या मेन फोकस। नंबर 2 आभासी फोकस या वर्चुअल फोकस, यह मेन फोकस कहलाता है। और नंबर 2 वर्चुअल फोकस या आभासी फोकस कहलाता है। नंबर 2 आभासी फोकस या वर्चुअल फोकस कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब पुनः क्वेश्चन आता है
कि फोकस किसे कहते हैं और इन्हें किस आधार पर मेन फोकस में और वर्चुअल फोकस में विभाजित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इनकी परिभाषाएं हम आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर में फोकस का अध्ययन करेंगे। कॉनकेव अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण है या कॉनकेव मिरर है। यह इसका मध्य बिंदु P, यह इसकी मुख्य अक्ष है P और C। तब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, इसको मैंने व्यक्त कर दिया है, जिस बिंदु पर मिलती हैं किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यह इसकी परिभाषा को मैंने रे डायग्राम के द्वारा व्यक्त कर दिया है। मुख्य फोकस पर किरणें वास्तव में मिलती हैं। मुख्य फोकस यह अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर में पाया जाता है और यह दर्पण के आगे होता है। यदि क्वेश्चन आता है मुख्य फोकस कौन से दर्पण में पाया जाता है, तो आपका आंसर कॉनकेव या अवतल दर्पण होना चाहिए। यह दर्पण के आगे होता है या पीछे होता है, तो आपका आंसर मुख्य फोकस अवतल दर्पण के आगे होता है, यह होना चाहिए। इसके बाद हम आभासी फोकस का अध्ययन करेंगे। आभासी फोकस क्या होता है, यह कौन से दर्पण में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पाया जाता है, तो दूसरे दर्पण अर्थात उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर में आभासी फोकस पाया जाता है। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, इसमें भी डेफिनेशन वही है। यह एक परावर्तक तल है, यह परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, यह मुख्य अक्ष है P और C। तब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, इसमें परावर्तन बाहर की ओर होगा, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी फोकस या वर्चुअल फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, यह परिभाषा यही से रहेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, इसमें लिखा है जिस बिंदु पर मिलती हैं, आपको इसमें लिखना है जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उसे, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उसे आभासी फोकस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम F से ही व्यक्त करते हैं। आभासी फोकस कॉन्वेक्स मिरर में पाया जाता है, यह कॉन्वेक्स मिरर में पाया जाता है। यह दर्पण के पीछे स्थित होता है, यह दर्पण के पीछे स्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे मुख्य अक्ष की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में, तब आप इसका डेफिनेशन इन दोनों पॉइंट पर आसानी से लिख सकते हैं। मुख्य फोकस या फोकस, वास्तव में ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। जिस बिंदु से किरणें
मिलती हैं या जिस बिंदु से किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने फोकस किसे कहते हैं इसका अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम इससे संबंधित, दर्पण से संबंधित एक दूसरी परिभाषा फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे। फोकस दूरी का अध्ययन हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इन दोनों में अलग अलग तरह से करेंगे। सबसे पहले फोकस दूरी। क्या फोकस दूरी का कोई मात्रक होता है? फोकस दूरी भी धनात्मक या ऋणात्मक होती है, हम इसका भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली परिभाषा है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। फोकस दूरी या फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, फोकस दूरी या फोकल लेंथ किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसमें दूरी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है या होगी। F और P किसी दर्पण में, चाहे वह अवतल हो या उत्तल हो, किसी भी दर्पण में F और P के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। यह दूरी F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f के द्वारा व्यक्त करते हैं, जबकि फोकस के लिए कैपिटल F से व्यक्त करते हैं। F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यह इसकी परिभाषा थी, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। स्टूडेंट्स, इस दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, किंतु यहाँ पर हम सामान्यतः इसे सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। और जब हम फोकस दूरी सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो हम वक्रता त्रिज्या भी सेंटीमीटर में ही व्यक्त कर देते हैं और उसके आगे सेंटीमीटर लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम धनात्मक फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे। धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। अब पुनः क्वेश्चन आता है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है? तो स्टूडेंट्स, ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं और वे दूरियां जो आपतित प्रकाश की दिशा में होती हैं वो धनात्मक होती हैं। यह आपतित प्रकाश की दिशा है और इसी दिशा में हमने इस दूरी को मेजर किया है या नापा है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसके बाद हम ऋणात्मक फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो स्टूडेंट्स, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस, यहाँ पे मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अवतल यह कॉनकेव, अवतल यह कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर मैंने लेंस लिख दिया, यह भी गलत था, यह उत्तल दर्पण है। ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल या कॉनकेव मिरर की होती है। पुनः क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है? तो इसका भी आंसर वही है कि इसका मान या इस दूरी को हम आपतित प्रकाश, यह आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत नापते हैं या मेजर करते हैं, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसे हम आपतित प्रकाश के विपरीत मेजर करते हैं या नापते हैं, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको उत्तल और अवतल इसका ध्यान रखना है। अवतल दर्पण कॉनकेव है, अवतल इसमें 4 शब्द हैं, कॉनकेव में ज़्यादा शब्द हैं। तो जिस दर्पण के हिंदी में ज़्यादा शब्द हैं उसके इंग्लिश में भी ज़्यादा शब्द हैं। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं।
तो अभी आपने फोकस दूरी का अध्ययन कर लिया है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और क्यों, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और क्यों, इसका अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम गोलीय दर्पण से संबंधित एक परिभाषा का अध्ययन और करेंगे। यह परिभाषा है फोकस तल या फोकल प्लेन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है, फोकस तल या फोकल प्लेन किसे कहते हैं। फोकस तल या फोकल प्लेन। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले दोनों दर्पण का डायग्राम बनाना पड़ेगा। यह उत्तल दर्पण है या कॉन्वेक्स मिरर है, यह इसका पी एफ और इसके आगे सी। इसके बाद हम अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाते हैं। यह पी, यह एफ और यह सी। अभी हमें वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच का संबंध का भी अध्ययन करना है। तो किसी दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाने वाला तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। फोकस बिंदु से होकर जाने वाला वह तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। मुख्य एफ से होकर, फोकस से होकर जाने वाला तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। जाने वाला तल जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। अभी आपने फोकस तल का भी अध्ययन कर लिया है। यह अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण में प्राप्त होता है। इसके बाद हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इनके बीच क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यह संबंध या रिलेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आर व एफ के बीच संबंध, यहाँ पर आर वक्रता त्रिज्या है और एफ फोकस दूरी है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी दर्पण हम ले लें, इनमें यह संबंध हमेशा सेम होता है। यह वक्रता केंद्र सी है, यह एफ है और यह पी है, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हम मुख्य अक्ष के द्वारा परिभाषित करते हैं या इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो जो इनमें संबंध होता है वह निम्न है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या या आर, आप चित्र से देख सकते हैं, फोकस दूरी के दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है या 2 टाइम्स या डबल होती है। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, F इक्वल टू R/2, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह इन दोनों के बीच में संबंध था और इसके आधार पर जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं वह निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए, या इसकी वक्रता त्रिज्या की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम f बराबर 20 दिया है, r बराबर ज्ञात करना है, तब r इक्वल टू 2 इंटू एफ कर देते हैं, तब यह 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, यदि इसमें चिन्ह दे दिया जाए धनात्मक और ऋणात्मक,
तब आपको पता है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है और किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः जब यह धन का चिन्ह दिया जाए और पूछा जाए यह कौन सा दर्पण है, तब आपको धन के साथ उत्तल दर्पण लिखना है, और ऋण दिया जाता है या ऋणात्मक फोकस दूरी दी जाती है, तब आपको ऋणात्मक फोकस दूरी के लिए अवतल दर्पण लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब इसके पश्चात हम एक छोटा सा पॉइंट है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रवृत्ति या नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, हम इसका अध्ययन करेंगे, जो कि बिल्कुल सरल है और आसानी से समझ में आ जाता है। अभी आपने फोकस दूरी का अध्ययन भी किया है, तो यह आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले हम अवतल दर्पण का अध्ययन करेंगे। अवतल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, वैसे गलत तो नहीं बोला है। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, यह दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, और जो दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर देता है वह अभिसारी दर्पण कहलाता है। यह अभिसारी या कन्वर्जेंट प्रवृत्ति रखता है। अभिसारी या कन्वर्जेंट अर्थात सभी किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है। सभी किरणों से मतलब है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्र कर देता है, जो कि फोकस बिंदु कहलाता है, और यह प्रवृत्ति अभिसारी प्रवृत्ति कहलाती है। यदि क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, तो आपका आंसर अभिसारी होना चाहिए। यदि क्वेश्चन आता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है, अतः यह अभिसारी दर्पण होता है। स्टूडेंट्स, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं जब हम अवतल दर्पण को इस प्रकार से रख दें किसी जमीन पर या समतल सतह पर कि इसका पॉलिश वाला तल नीचे की ओर रहे, और फिर इसके ऊपर हम जल की कुछ बूंदें गिराएं, तो यह जल केंद्र की ओर एकत्रित हो जाता है। जिस प्रकार यह जल को या वाटर को केंद्र की ओर या सेंटर की ओर अपने एकत्र कर रहा है, उसी प्रकार यह प्रकाश किरणों को भी एक ही बिंदु पर एकत्र कर देता है। तो उसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण अभिसारी प्रवृत्ति रखता है। इसके बाद हम उत्तल दर्पण की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण की प्रवृत्ति कैसी होती है। स्टूडेंट्स, अवतल और उत्तल दर्पण, इनकी प्रवृत्ति एक दूसरे के विपरीत होती है। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, यह दर्पण अपसारी होता है, अर्थात यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हैं और यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। जो किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिसे हम एफ कहते हैं, इसका अध्ययन आप कर चुके हैं। यह किरणों को अवतल दर्पण किरणों को एकत्र करता है और यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। अतः उत्तल दर्पण अपसारी या डाइवर्जेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रवृत्ति का अध्ययन कर लिया है। यदि हम
उत्तल दर्पण को इस प्रकार रखें कि इसकी पॉलिश किसी तल के सतह के संपर्क में आए और इसके बाद इसके ऊपर हम जल की कुछ बूंदों को डालें या जल को डालें तो यह बूंदें या जल फैल जाता है, इसके केंद्र से दूर चला जाता है, जिससे भी स्पष्ट होता है कि उत्तल दर्पण अपसारी प्रवृत्ति रखता है। तो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स की सहायता से हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की अभिसारी और अपसारी प्रवृत्ति को आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह डेफिनेशंस आसानी से समझ में आ गई होंगी। हो सकता है कहीं कोई शब्द अवतल या उत्तल में कुछ टर्म चेंज हो गया हो बाय मिस्टेक, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए स्टडी कर लें। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। धन्यवाद।